हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सबसे मस्त हैं, स्वस्थ और पढ़ाई भी बहुत ही धाक करते कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कल यानी कि 9 अप्रैल को आप लोग का हिंदी का एग्जाम है। बस एक दिन बचा है आप लोग के सामने। एक दिन मतलब आज का दिन और आज का रात बचा हुआ है। इसमें जितना तैयारी करना है, जितनी धाकड़ से तैयारी करना है कर लो, क्योंकि इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बता दूं, आज का दिन सिर्फ दे दो हिंदी का नाम। और दोस्तों इसको लेकर टॉप 40 क्वेश्चंस बता दो। इसमें टॉप 40 क्वेश्चंस है। और आप लोग पहले ही बता दो दोस्तों, आप लोगों का इसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन है, अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। और बता दूं, इसमें दोस्तों आप लोग चैप्टर का समरी जानना यानी चैप्टर कहानी जानना बेहद जरूरी, तभी आप क्वेश्चंस बना पाओगे। ठीक है, उसमें टॉप क्वेश्चंस मैं सिलेक्ट करके लाया हूं। और दोस्तों ये सब खत्म होने के बाद मैं ट्राई करूंगा समरी भी आप लोग इस पर लाऊंगा, क्योंकि बिना समरी के दोस्तों आप लोग अगर कोई अंदर से क्वेश्चन पूछेगा तो फिर बना नहीं पाओगे। इसलिए हर एक हिंदी का कहानी ही जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा, मान लीजिए सब्जेक्टिव में पूछता है तो बना के लिख भी दोगे, लेकिन जब तक समरी आपको नहीं पता होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। और बताओ दोस्तों, इससे पहले मैंने समास का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया, वाच्य का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है, क्रिया का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया, लेखक के नाम और कवि के नाम सब वीडियो इस अपलोड कर चुका हूं। और इससे काफी ज्यादा सवाल आप लोग एग्जाम में मैच करेंगे, क्योंकि देखिए क्रिया जितना बताएंगे उसी में से आएगा, वाच्य अच्छे से पढ़ लोगे तो बन जाएगा और समास भी बन जाएगा। ठीक है, और लेखक और लेखिका का नाम दोस्तों जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और इसे वीडियो सेक्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। सभी को शेयर कर दीजिए, सभी को इसका लाभ मिले और सभी को अच्छा एग्जाम में नंबर ला पाए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला सवाल है दोस्तों कि बादल किस दिशा से आ रहे हैं। ठीक है, बादल किस दिशा से आ रहे हैं, तो कोई दिशा का पता नहीं चल रहा था दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अज्ञात दिशा से आ रहे हैं बादल, यानी कि एक का डी सही हो जाएगा। याद रखिए, बादल अज्ञात दिशा से आ रहे थे। अगला सवाल है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का अर्थ क्या है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ है फागुन की हरियाली को महसूस करना। ठीक है, क्या है? फागुन की हरियाली को महसूस करना। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, तो क्या हरियाली से ही भरेगा, तो हरियाली याद रखना, फागुन की हरियाली महसूस करना। अगला सवाल देखिए क्या है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए। 1899 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था दोस्तों। जब मैं आप लोगों को लेखक के नाम बताया था तब भी आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो 1899 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। आप लोग कमेंट में बोलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन से यहाँ पर कविता को लिखे थे आप लोग का 10th क्लास का जो बुक है उसमें। चलिए देखते हैं आगे का सवाल कि मर्यादा न लही के माध्यम से स्कूल की गोपियों, यहाँ मर्यादा मतलब मर्यादा की बात की गई है, गोपियां कौन सी मर्यादा न रहने की बात कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कर रही है, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुक्त था। लेखक जो है वो बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुक्त थे, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मधुर गान पर। ठीक है, बाल गोविंद भगत के मधुर गान पर लेखक एकदम मंत्रमुग्ध थे। 6 नंबर सवाल, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं रोपनी किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग मैं ट्राई कर रहा हूं, ये सब खत्म करने के बाद ग्रामर पोर्शन खत्म के बाद चैप्टर का समरी भी लाऊंगा। जब तक आप समरी नहीं समझोगे तब तक पूरा पाठ के बारे में आप नहीं जान पाओगे, फिर अंदर से क्वेश्चन आएगा तो बना नहीं पाओगे। इसलिए समरी मैं ट्राई करूंगा, जल्दी लाऊंगा। बस आप सभी को शेयर कीजिए और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। आगे क्या, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं रोपनी किसे कहते हैं। रोपन को, धान की रोपाई को, धान की कटाई को, धान की खेती को। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा धान की रोपनी को ही रोपनी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों जादू कहा है। ठीक है, क्या कहा है, संगीत के लेखक को जादू कहा है। बाल गोविंद भगत के संगीत के लेखक को जादू कहा। यहाँ पे क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रभातियां शुरू करते थे। तो दोस्तों बाल गोविंद भगत यहाँ पर कार्तिक माह में प्रभातियां शुरू करते थे। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, कार्तिक माह में प्रभातियां शुरू करते थे। और 9 नंबर पूछ रहा है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का नाम क्या है। तो दोस्तों ये मैंने आप लोग ट्रिक बताया था, यह दंतुरित मुस्कान, अर्जुन जो है वो मुस्कुरा रहे हैं फसल को देखकर। ठीक है, तो फसल कविता का भी कवि है कौन, अर्जुन मतलब नागार्जुन, और जो दंतुरित मुस्कान है उनको भी नागार्जुन। तो ये दंतुरित मुस्कान क्या हो जाएगा, नागार्जुन। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ट्रिक को जरूर देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन उससे नहीं जुड़ेगा लेखक से। घेर 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 धरा अर ओ, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो दोस्तों यह ली गई है उत्साह से। ठीक है, उत्साह ये वाला चीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट नहीं रही है कविता में किसकी आभा अट नहीं रही है। जो अट नहीं रही है दोस्तों उसमें किसकी आभा अट नहीं रही है, तो फागुन की दोस्तों आभा अट नहीं रही है, तो फागुन की बात की गई है उसमें, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह दंतुरित मुस्कान में कवि को एकटक कौन निहार रहा है। कवि एकटक कौन निहारता है, बिल्कुल सीसू यहाँ पर एकटक बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ निहार रहे हैं, क्या ही बात है। तो 12 का दोस्तों यहाँ पर सीसू सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
हालदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे? हालदार साहब दोस्तों कस्बे से क्यों गुजरते थे? घूमने जाते थे, खरीदारी करने, रिश्तेदारों से मिलने? नहीं भाई साहब, वो कंपनी के काम के सिलसिले में जाते। और हालदार साहब दोस्तों इस पर जो नेताजी का चश्मा में सारांश बता दिया हूँ, जरूर देख लीजिएगा, और उससे उसको देख लोगे तो इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। कम उसका नेताजी का चश्मा पार्ट में कैप्टन कौन है दोस्तों? कैप्टन वहां पर किसको कहा गया है? बच्चे हालदार साहब के चश्मे वाले को दोस्तों पर कैप्टन कहा गया है, जो एक लंगड़े बूढ़े मतलब एजेड टाइप के थे आदमी, और उन्हीं चश्मा वाला कहा गया है। ठीक है, उन्हीं दोस्तों फेरी वाला भी कहा गया है, ये भी सवाल आ सकता है। नेताजी का चश्मा पार्ट में पानवाला उदास क्यों हो गया? तो दोस्तों पानवाला उदास क्यों हो गया? हालदार साहब पान खाने नहीं आते थे इसलिए? बिल्कुल नहीं। कैप्टन की जब मृत्यु हो गई दोस्तों तो पानवाला भी उदास हो गया था, क्योंकि वो कैप्टन जो है डेली नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चश्मे को बदल दिया करते थे। ठीक है, वो उनकी देशभक्त थी सुभाष चंद्र बोस के प्रति, खुद में मतलब उनके एक देशभक्ति का जुनून था। उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है? 16 नंबर सवाल देखिए, उत्साह कविता किन अर्थों के इंगित करती है, संकेत करती है? तो ये दोस्तों ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण, नव संचार की ओर यहाँ पर इंगित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 में, जलजात का अर्थ क्या होगा? जलजात का अर्थ क्या है दोस्तों? जलजात मतलब जल में जो रहता है, तो कौन? कमल का फूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुलाब थोड़े कमल रहता है जल में, तो बी सही हो जाएगा। नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? फसल के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व? तो नदियों का पानी भी सही है, किसानों की मेहनत भी चाहिए, और मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणें भी चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 का डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने साल तक हालदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे? लगभग कितने साल तक हालदार साहब जो है उस कस्बे में काम के सिलसिले से गुजरते रहे? तो 2 साल तक मैंने ये पार्ट आप लोगों को पढ़ाया था, जरूर देख लीजिएगा। 2 साल तक गुजरते रहे। और बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलवाई? तो दोस्तों ये पतोही से दिलवाई थी, तो ऑप्शन नंबर सी, 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है? दोस्तों श्रम बिंदु का अर्थ इसमें पसीना को कहा गया है, माथे की लकीरें, पसीना टप टप गिर रहा है, तो श्रम बिंदु क्या हो जाएगा? श्रम करने से याद रखिएगा पसीना निकलता है, तो पसीने को कहा गया है, किसका? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला सवाल अगर हम लोग देखें, क्या बोल रहा है कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा पंक्तियां में किस कहानी, पंक्तियां जो है किस कहानी से ली गई है? तो दोस्तों ये पंक्तियां जो ली गई है बाल गोविंद भगत से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? दोस्तों बाल गोविंद भगत का जो संगीत साधना का चरम उत्कर्ष था वो कब देखा गया था? तो याद रख लीजिए दोस्तों ये कि जब यहाँ पर जब उनका इकलौता बेटा मारा गया था। ठीक है, जब उनका इकलौता बेटा मरा या फिर मारा गया था, जो भी होगा, 23 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है 24 में, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, ये उत्साह से ली गई है, यानी कि 24 का आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्साह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, उत्साह कविता में आए निदाद शब्द का क्या अर्थ है? निदाद शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका अर्थ है अत्यधिक गर्मी। निदाद मतलब अत्यधिक गर्मी, निदाद मतलब बहुत गर्मी, धाकड़ गर्मी, याद रखना, 25 का ए। अगला सवाल 26 नंबर, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया? दोस्तों उद्धव को, क्योंकि हर वक्त उसको कृष्ण की छत्र छाया मौजूद है, लेकिन गोपियां जिसके लिए तड़पी जा रही है, मरी जा रही है, लेकिन कृष्ण उनके लिए नहीं सोच रहे हैं, इसलिए उद्धव को भाग्यशाली कहा है। और गोपियों की दशा किस पक्षी के समान होगी दोस्तों? तो यहाँ पर हारिल के पक्षी के समान हो गई है गोपियों की दशा, क्योंकि हारिल का पक्षी मतलब दोस्तों होता है, हारिल के पक्षी जो होता है ना, एक अपने पंजों में लकड़ी बांधे हुए रखती है ना, उसको कभी नहीं छोड़ती, उसी प्रकार गोपियां भी हो गई उनकी दशा कि उन कभी भी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ पा रही, कृष्ण को भुला नहीं पा रही है, एकदम मतलब क्या बोले, प्रेम में सराबोर हो चुकी है। बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? भाई साहब कबीरदास जी को साहब कहते थे, कबीरदास साहब। ठीक है, नेक्स्ट, पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया दोस्तों? पतोहू के भाई को क्या आदेश दिया कि जाओ पतोहू की दूसरी शादी कर देना, यानी कि 29 का जो एक है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पतोहू को दूसरी शादी नहीं करने का नहीं, पतोहू की दूसरी शादी करने का आदेश दे दिया था। ओके, आगे सवाल देखिए, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? बाल गोविंद भगत जो गांव के लोग थे उनका मुख्य धंधा खेती बाड़ी था दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला सवाल देखिएगा तो क्या बोल रहा है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? तो दोस्तों, और अट नहीं रही कविता के आधार पर बताएं। ठीक है, अट नहीं रही है, उत्साह जो अट नहीं रही है, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? तो याद रखिएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन है, फागुन, सावन, भादो की आषाढ़। तो दोस्तों फागुन महीने में चारों तरफ यहाँ पर हरियाली छा जाती है, आप लोग देखे ही होंगे, हर तरफ नए नए फूल खिलने लगते हैं।
ठीक है। उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? बिल्कुल मैंने कहा है उत्साह। सूरज को देखकर उत्साह मिलती है, ठीक है, सूरज को देखकर उत्साह मिलती है और सूरज की आभा अट नहीं रही है। तो भैया अट नहीं रही है मतलब क्या? सूरज मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी। उस वीडियो को जरूर देख लेना भाई साहब, आप लोग कवि और कविता से काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो देखे हो या नहीं देखे हो जरूर कमेंट करके बोल देना एक बार, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? दोस्तों माँ की, पिताजी की, नन्हे शिशु की, दादाजी की। तो नन्हे शिशु की मुस्कान इतनी प्यारी, आप लोग देखे होंगे यार, कोई नन्हा शिशु मुस्कुराता है किस प्रकार मंत्र मुग्ध हो जाता है, मन मतलब खिल जाता है, कोई भी टेंशन आपका बाहर निकल जाता है, तो ये नन्हे शिशु का ही मुस्कान वो कमाल कर सकता है। फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? दोस्तों फसल यहाँ पर सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? तो दोस्तों मोटा और बातूनी व्यक्ति? बिल्कुल नहीं, वो क्या था? वो था एक मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज आदमी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 35 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर देखिए, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी? मैंने पढ़ाया है दोस्तों ये पाठ आप लोग को, संगमरमर के पत्थर की बनी थी। आप लोग सारे क्वेश्चन मुझे पता ही बना दोगे अगर वो चैप्टर पढ़े हो, तो मैंने सारांश बता दिया था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो कैप्टन साहब बदलते थे। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि सारांश क्यों मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूं, क्या कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, देखिए अब मान लीजिए इससे सवाल नहीं आता है मॉडल पर से, तो सारांश पढ़ लोगे तो कहीं से भी क्वेश्चन यार बना लोगे। तो आप लोग ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में हिंदी में न मत जाओ, कि हिंदी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, हिंदी में आप बस देखोगे क्वेश्चन जो आप लोग का बस पाठ का सारांश, और जो हाँ ग्रामर पोर्शन जरूर कर लेना, मैं उस पर 3-4 वीडियो बना चुका हूँ, आगे और आ रहा है। और नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? दोस्तों नेताजी का चश्मा मैंने ट्रिक बताया था, क्या याद है? किसी को याद है तो कमेंट में जरूर बोलना। जी हाँ, अपना चश्मा स्वयं पहनना पड़ता है, तो चश्मा स्वयं में यानी कि स्वयं प्रकाश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयं प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी। और 39 नंबर देखिए, गोपियाँ किसकी अनन्य भक्ति? तो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्ति, ठीक है, एकदम उनके बिना कोई उन्हें सूझता ही नहीं था, कोई दिखता नहीं था। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कमल के पत्ते और तेल के मटके, जिस प्रकार कमल के पत्ते में पानी नहीं टिकता है, पानी अगर आता भी है तो पानी फेंकते हैं तो वो उसी प्रकार सूखा रहता है, तेल की गगरी में पानी नहीं उसमें रिश्ता है। तो ये दोस्तों कमल के पत्ते और तेल के मटके की है कि किस प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उसके प्रेम से अछूते हैं, उससे दूर हैं, तो इसलिए उनकी तुलना कमल के पत्ते और यहाँ पर तेल की गगरी से की गई है। तो यही था दोस्तों आप लोगों का कुछ महत्वपूर्ण सवाल, इसको जरूर देख लीजिएगा, सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को लाभ मिले इसका, और जितने इस वीडियोस अपलोड हो रहे हैं सभी को देखिए, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आप लोग एग्जाम में, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।